हेलो दोस्तों, सफलता स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत करता हूं। तो पॉलिटी का एक नेक्स्ट लेक्चर। यस देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारे भाग हैं तो उनकी भाग की अगर मैं बात करूं, देखो हमारे संविधान में कितने भाग हैं ये मैंने आपको बताया था कि 22 हैं, लेकिन 4 जुड़ के अब 25 हो गए हैं। अब आप कह रहे होंगे 4 जुड़ के तो 26 होते हैं, एक कैंसिल कर दिया गया है 7th। ठीक है, तो ये है। अब जो भाग फर्स्ट है, जो पहला भाग है, उसका नाम है संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, ये पहला भाग है हमारा संविधान का। इसके अंदर जो अनुच्छेद हैं, वो कहाँ से कहाँ तक लिए गए हैं? तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसी के अंदर आते हैं। क्लियर, समझ में आया? यस। तो 1 से लेकर 4 तक इसी में आते हैं। इस भाग का क्या नाम है? ये नाम है। ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग हो गई। अब बात करते हैं अनुच्छेद 1 की। अच्छा, एक चीज़ देखो, मैक्सिमम बच्चों का ये डाउट होता है, और जब हम पढ़ते हैं तो हमारा भी यही होता है, पढ़ते थे तब भी यही होता था कि भाई कौन कौन से अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से को याद करें, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, तो भाई और कैसे याद करें। तो देखो, मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप ऐसे अनुच्छेदों को याद करेंगे, आर्टिकल्स को याद करेंगे, तो ऐसे याद नहीं होगा कि बताओ कौन कौन से। पहले बात तो कौन कौन से याद करेंगे आप? अब तो 460 से ज़्यादा आर्टिकल्स हो रहे हैं संविधान संशोधन होने के बाद। प्रेजेंट डेट में 460 से प्लस है। क्लियर? तो अब कौन कौन से को याद करें? तो भाई मेरा कहना ये है कि मैं बता रहा हूँ, आप उन अनुच्छेदों को ध्यान से देखें जो मैं आपको बताऊँगा, और मैं उन अनुच्छेदों का डिस्कशन आपके सामने करूँगा जिनसे क्वेश्चन आता है या आने की संभावना है। उससे अलग एक भी अनुच्छेद नहीं आएगा, है ना। मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि सभी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट नहीं होते, ठीक है, और इसलिए सभी को रटना भी पॉसिबल नहीं होता। बस आप जैसे मेरे साथ चलते रहेंगे ना, अगर मेरे साथ आप चलेंगे तो मेरे साथ जैसे जैसे चलते रहेंगे तो मैं अनुच्छेदों की बात करता रहूँगा। अनुच्छेद 1 में ये है, फिर 2 में ये है, 3 में ये है, 4 में ये है, और 50 में ये है, 51 में ये है, उसके बाद 78 में ये है, 52 में ये है। मतलब जिसकी मैं बात करूंगा, और जिसकी बात किस किस की करूंगा, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो अनुच्छेद अगर आप ध्यान से सुनेंगे भी ना, तो अभी आपको समझ आ जाएगा, अच्छा ये अनुच्छेद ठीक है। बस आपको थोड़ा सा मेहनत और करना है, क्या उसको बार बार रिवाइज और कर लेना है। क्लियर? तो इसी के साथ आपके जो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है वो आपके पकड़ में आ जाएंगे। क्लियर? तो चलो, तो भाग 1 में संघ तथा उसका राज्य में अनुच्छेद 1 से 4 तक की बात की जा रही है। अब अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है देखो, अनुच्छेद 1 की बात करते हैं। तो क्लियर हो गया यहां तक जी? आगे चलते हैं। अब अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 जो संविधान में लिखा हुआ है, उसमें लिखा है इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। क्लियर? ये लिखा हुआ है। तो पहले बात हम ये कर लेते हैं कि इंडिया भी लिखा हुआ है यहाँ पे और भारत भी लिखा हुआ है। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो मैंने ये बात आपको बताई है। क्या बताई है? मैंने बताया था कि जो हमारी संविधान सभा थी वो ऐसा नहीं है कि बहुमत के आधार पर निर्णय लेती थी, वो समुचित निर्णय लिया करती थी। समुचित निर्णय का मतलब ये यहाँ पर ये है, बताने का उद्देश्य ये है कि जैसे 10 आदमी हैं, तो ऐसा नहीं है कि 6 लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा हो जाना चाहिए और 4 लोग मना भी कर रहे हैं, तो बहुमत के आधार पर डिसीजन दे दो। ऐसा नहीं होता समुचित निर्णय में।
समुचित निर्णय में मतलब होता है जो 6 लोग हैं वो 4 लोगों को अपनी बात समझाएंगे, और जब तक वो अपनी बात नहीं समझा पाएंगे तो वो 4 लोग मानेंगे नहीं, और जब तक वो मानेंगे नहीं तब तक कोई डिसीजन लिया नहीं जाएगा। मतलब 10 के 10 लोगों की सहमति होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन संविधान में जिन शब्दों पर ऐसी सहमति नहीं बन पाई, बहुत डिबेट चली, बहुत डिस्कशन हुआ, बहुत समझने और समझाने का कार्य हुआ, फिर भी लोग नहीं माने कि हम तुम्हारी ये बात नहीं मानेंगे। ठीक है, तो संविधान में क्या हुआ, संविधान में वो दोनों शब्द या वो दोनों बातें लिख दी गई। ऐसा ही हुआ है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अनुच्छेद नंबर 1 में 2 नाम, ठीक है, इंडिया यानी भारत, इसी शब्द पे बहुत बहस चली थी कि हम अपने भारत का नाम इंडिया रखें या भारत रखें। क्लियर? तो जब नहीं सहमति बनी, नहीं समुचित निर्णय हो पाया, तो दोनों ही शब्द लिख दिए गए। क्लियर? ठीक है, कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। क्लियर? अच्छा, एक बात भी यहाँ पे मैं स्टार पॉइंट लगा के इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है। भारत जो है, हमारा भारत, वो विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। भारत जो है विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। विभाज्य राज्यों का मतलब समझते हैं आप? जो हमारे राज्य हैं वो विभाजित हैं, जैसे एमपी है, मतलब मध्य प्रदेश है, झारखंड है, मणिपुर है, नागालैंड है, मिज़ोरम है, सिक्किम है ना? तो ये सब क्या है? राज्य का अविभाज्य संघ है। लेकिन हमारा संघ तो एक ही है, भारत संघ। क्लियर? तो ये बात यहाँ पे हो गई। अच्छा, अब बात करते हैं आगे। आगे बात क्या है? हाँ, आगे बात क्या है भाई? देखो, हाँ, भारत संघ, 2 वर्ड हैं, एक का नाम है भारत संघ, एक का वर्ड का नाम है भारत क्षेत्र। इन दोनों में कौन सा शब्द बड़ा है? तो मैं आपको बताता हूं, वो शब्द बड़ा है। बड़े से मतलब यहाँ पे ये नहीं है कितने लेटर ज़्यादा है। मैं ऐसी बातें नहीं करूँगा इसमें कि लेटर ज़्यादा है। इंग्लिश नहीं है, ना ही ग्रामर। क्लियर ना? इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर, इसका यहाँ पे मतलब है पॉलिटी से रिलेटेड। तो कौन सा शब्द बड़ा है, किसका मतलब बड़ा है? तो सच बात यह है कि भारत क्षेत्र एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, भारत जो है संघ एक छोटा है। भारत संघ में सर क्या क्या आता है? भारत संघ में आते हैं भारत के अंदर सभी राज्य, राज्य जो हैं वो इसमें आएंगे। सभी राज्य लिखना ज़्यादा उचित होगा, सभी राज्य इसके अंदर आएंगे। सर केवल सभी राज्य आएंगे? यूनियन टेरिटरी मतलब संघ शासित प्रदेश नहीं आएंगे? नहीं, भारत संघ अगर शब्द है तो उसमें केवल राज्यों की बात की जाएगी। लेकिन भारत क्षेत्र में सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश और अगर कोई अर्जित राज्य है, अगर कोई अर्जित राज्य, ठीक है, अर्जित राज्य अगर है कोई, अगर है तो, अगर कोई अर्जित राज्य, वो सब भारत क्षेत्र के अंदर आ जाएगा। तो आप खुद समझ सकते हैं। तो ये एक अवधारणा बड़ी हुई, भारत क्षेत्र एक बड़ी अवधारणा है भारत संघ के कंपैरिजन में। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो बच्चों, राज्यों का संघ होगा। हाँ, ये तो क्लियर हो ही गया, बता ही दिया मैंने। देखो जरा, आगे चलते हैं। अच्छा, भारत का अगर कोई पूछने लग जाए आपसे कि भारत का राजनीतिक नाम क्या होगा, भारत का राजनीतिक नाम, भारत का राजनीतिक नाम क्या होगा, अगर ये आपसे कोई पूछ ले तो क्या कहेंगे कि भारत का राजनीतिक नाम होगा भारतीय गणराज्य। क्या होगा? भारतीय गणराज्य। भारत का राजनीतिक नाम क्या होगा? भारतीय गणराज्य। क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं।
अब देखो ये बातें क्लियर हो गई, यस। अब देखो अनुच्छेद पहले में क्या लिखा है मैंने बता दिया, भारत संघ, ठीक है, के बारे में लिखा है मैंने बता दिया। अब बात करते हैं अनुच्छेद दूसरे की, सेकंड, अनुच्छेद 2 और 3। भाई देखो बहुत ध्यान से सुनना है आपको ये। सर अभी भी तो हम ध्यान से सुन रहे थे, हाँ जी सुन रहे थे, लेकिन मेरा यहाँ कहने का उद्देश्य केवल इतना है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 बहुत ज़्यादा मिक्स्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, तो इन्हें समझाना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है, तो कृपया ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। क्लियर? अब देखो अब अनुच्छेद 2 और 3 में क्या है। अब 2 और 3 को ऐसे लिख लेता हूँ क्योंकि अच्छे से समझा दूंगा और कंपैरिजन भी करवाऊंगा। देखो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 में ये चीज़ें हैं, वो बातें हैं, अगर कोई राज्य पहले भारत के अंदर नहीं था, उसे बाहर से लिया गया, ठीक है, तो उस भाग को हम लेने के लिए अनुच्छेद 2 का इस्तेमाल करेंगे। उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 2 में। अगर वो पहले भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन अगर कोई भारत का हिस्सा है, उसमें करेक्शन कर रहे हैं आप, तो अनुच्छेद 3 में उसके बारे में लिखा हुआ है हमारे संविधान में। अब इसमें क्या चीज़ें सर ढंग से क्लियर नहीं हुई? हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ कि क्या राज्य का दाखिला या फिर राज्य का प्रवेश या फिर राज्य की स्थापना, ऐसे शब्द जो हैं ये अनुच्छेद 2 के बारे में लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सर इसमें क्या है, तो इसमें है राज्य का गठन, ठीक है सर। दाखिला, प्रवेश, स्थापना और गठन, इन चारों शब्दों में अंतर है कुछ? हाँ जी बिल्कुल अंतर है। पहले आप एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि राज्य का दाखिला और प्रवेश कह दे या राज्य की स्थापना कह दे, ये सभी अनुच्छेद 2 के अंडर की बातें हैं, इसके अधीन की बातें हैं। और ये सब क्या है? ये सब वो बातें हैं कि अगर कोई भौगोलिक स्थिति, ठीक है, अगर कोई भौगोलिक स्थिति भारत के अंदर पहले नहीं थी, कोई भौगोलिक विस्तार भारत के अंदर नहीं था, लेकिन उसको अब हमने एक्सेप्ट कर लिया है, उसका दाखिला ले लिया है या उसका प्रवेश कर लिया है या उसकी स्थापना कर दी है, ठीक है, जैसे सिक्किम की, ठीक है, तो उसे अनुच्छेद 2 के अधीन हम लेते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 2 के बारे में ही, अनुच्छेद 2 में ही उसके बारे में लिखा होता है। क्लियर होगी बात? अनुच्छेद 3 में क्या है? गठन का क्या मतलब है सर? देखो गठन का मतलब है कि हमारे देश के अंदर, हमारे देश की जो स्थिति, जो भौगोलिक स्थिति पहले भी हमारी देश के अंदर की स्थिति थी, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि हमने उसका या तो नाम बदल दिया या तो नाम में परिवर्तन कर दिया, या तो ये कंडीशन है। भौगोलिक स्थिति पहले थी, नाम में परिवर्तन करा है, तो वो क्या है? वो राज्य का गठन हो गया दोबारा से, या फिर नाम में परिवर्तन करने भी राज्य के गठन में ही आएगा। दूसरा, आपने भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन, मतलब भाई मान लो कुछ हिस्सा यूपी का ले लिया और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का ले लिया, दोनों के हिस्सों को जोड़ के एक नया राज्य का गठन कर दिया, तो वो दाखिला नहीं हुआ, ना वो प्रवेश हुआ, ना वो स्थापना हुई, वो हुआ कि एक नए राज्य का गठन किया गया। तो उसके बारे में जो प्रावधान लिखे हुए हैं, उसके बारे में जो जिक्र है वो कहाँ है? अनुच्छेद 3 में, ठीक है। तो भौगोलिक सीमाओं का, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि 2 राज्यों के कुछ हिस्से से लेकर एक नया राज्य का गठन करना। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही राज्य के बीच में एक बाउंड्री खींच देना कि इस राज्य का ये वाला भाग ये इस नाम से होगा और ये वाला भाग इस नाम से होगा। जैसे आप देख भी रहे भाई, यूपी से उत्तराखंड, ठीक है, आंध्र प्रदेश से आपका तेलंगाना, है ना, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स। मैं ये कह रहा हूँ कि नाम में परिवर्तन कर दे या फिर भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन की बात कर ले, ठीक है।
या फिर एक या दो राज्य, कुछ भी इस तरह आप बढ़ा सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूं उन बातों को सुनिएगा ध्यान से। मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि दो ही राज्यों की सीमा से लिया जाए नया राज्य, उसे ही राज्य का गठन बोलेंगे। एक भी राज्य की सीमा से लेकर, मतलब एक के अंदर से दूसरा बना दिया, या दोनों से आधा आधा ले लिया, या एक से ज़्यादा ले लिया, दूसरे से कम ले लिया, या फिर एक राज्य से ले लिया और दूसरा संघ शासित प्रदेश से ले लिया, उन दोनों क्षेत्रों को मिला दिया, कुछ भी, लेकिन वो भौगोलिक स्थिति पहले से होनी चाहिए हमारे देश के अंदर की। क्लियर? तब उसे बोलेंगे कि अनुच्छेद 3 के अधीन हो रहा है, इसमें जो हो रहा है। ठीक है, उसके बारे में जो प्रावधान लिखे हुए हैं अनुच्छेद 3 में लिखे हुए हैं। क्लियर? ठीक है, अब बात होती है आगे। देखो यहां तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई एक वाद का जिक्र है, एक वाद का जिक्र है और बहुत ही फेमस वाद है जिसका नाम है शंकरी प्रसाद वाद। क्या नाम है? शंकरी प्रसाद वाद, या फिर शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ, भारत संघ वाद 1951 की बात है। सर क्या है ये वाद? भाई इस वाद में 1951, ठीक है, इस वाद में हमारी जो सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट, एससी का मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से है। मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूँ और आज भी बोल रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी सर्वोच्च अदालत ने, इस सर्वोच्च अदालत ने इस वाद में कहा, क्या कहा? हाँ, इस वाद में सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हमारी संसद के पास, हमारी संसद के पास दो शक्तियां हैं, दो शक्तियां हैं, या आप ये भी बोल सकते हैं कि हमारी संसद जो है दो शक्तियों का उपभोग करती है। ठीक है, किसने कही ये बात? हमारे सर्वोच्च अदालत मतलब सुप्रीम कोर्ट ने। कौन से वाद में? शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघवाद 1951 में। ठीक है, अब कौन कौन सी वो दो शक्तियां हैं देखो जरा। एक शक्ति है साधारण विधायी अधिकार। कौन सा है? साधारण विधायी अधिकार। साधारण विधायी शक्ति लिख लो या अधिकार लिख लो, साधारण विधायी अधिकार। दूसरा है संवैधानिक, क्या बोला मैंने? संवैधानिक विधायक अधिकार, संवैधानिक विधायी अधिकार, डॉटेड, ये विधायी, यहाँ पे अधिकार, अधिकार। अब ये क्या है? देखो दो तरह के अधिकार हैं, या तो साधारण विधायी अधिकार है हमारी संसद के पास, या संवैधानिक विधायी अधिकार है। अधिकार की जगह शक्ति भी वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसका मतलब साधारण विधायी अधिकार का मतलब ये है, साधारण विधायी शक्ति का मतलब ये है कि हम इस वाले अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए, हमसे मेरा मतलब है हमारी संसद साधारण विधायी अधिकार या साधारण विधायी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए साधारण बहुमत, कौन सा बहुमत? साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत। अब मैं आपको पहले ही बहुमत के प्रकार पढ़ा चुका हूं, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा साधारण बहुमत का मतलब। साधारण बहुमत से इस अधिकार का उपभोग करती है, और इस अधिकार या शक्ति का उपभोग कौन सी? संवैधानिक विधायी शक्ति या संवैधानिक विधायी अधिकार का उपभोग अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 के माध्यम से जो प्रावधान है उसके माध्यम से ये क्या करती है? इस शक्ति का उपभोग करती है। ठीक है, तो ये मतलब सीधा मैं बताना चाह रहा हूं कि जो साधारण विधायी अधिकार है, इससे हमारी जो संसद है क्या बनाती है? विधि बनाती है। क्या बनाती है? विधि। ठीक है, इससे जो काम करेगी साधारण विधायी अधिकार जो उसके पास है, ये साधारण बहुमत से पारित होगा। ठीक है, इसका जो विधेयक है साधारण बहुमत से पारित होगा। ठीक है, और उससे क्या बनेगी? विधि बनेगी। और इससे क्या करेगी हमारी संसद? संवैधानिक विधायी अधिकार से इससे करेगी संविधान के अंदर संशोधन। ठीक है, ये भी कौन करती है संशोधन? ये हमारी यही करती है। कौन? हमारी संसद, संशोधन। तो मतलब संशोधन का अधिकार भी है हमारे संसद के पास, जो कि अनुच्छेद 368 के माध्यम से किया जाए। ये विशेष बहुमत है। ठीक है, वो मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, इसलिए 368 लिख दिया है। संशोधन, संशोधन का अधिकार संवैधानिक विधायी शक्ति, संविधान से विधायी शक्ति किसके अधिकार के अंदर आता है? और साधारण विधायी अधिकार या साधारण विधायी शक्ति
हमारी जो है उससे क्या बनती है, विधि बनती है। मतलब इसके माध्यम से हमारी जो संसद है वो क्या कर सकती है, विधि बना सकती है, कोई विधि का निर्माण कर सकती है। अब मैं सर ये क्यों बता रहा हूं, सर आप क्यों बता रहे हो ये दोनों बातें? इसलिए बता रहा हूं मेरे बच्चों, जो अनुच्छेद 2 है ना, अनुच्छेद, आर्टिकल लिख रहा था मैं अभी, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, इन दोनों में जो भी संशोधन होता है, इन दोनों में जो भी काम करती है, तो क्या वो संविधान संशोधन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो संवैधानिक विधायी शक्ति के अधीन नहीं आता। तो किसके अधीन आता है? अनुच्छेद 2 और 3 के अंदर संशोधन करना या चेंज करना, तो आता है साधारण विधायी शक्ति के अधीन। ठीक है, तो उससे क्या बनती है, विधि बनती है। तो ये वाली बात क्लियर। साधारण विधायी शक्ति का जो अधिकार है, साधारण विधायी शक्ति जो है हमारे संसद के पास, उससे अनुच्छेद 2 और 3 में करेक्शन किया जा सकता है। क्लियर होगी बात? करेक्शन किया जा सकता है, और इसके माध्यम से जैसे इसमें कोई भी नया राज्य बनाना है ना, तो इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके संसद नया राज्य का गठन कर सकती है, या फिर दाखिला, प्रवेश, सब कुछ इसी से है ना, स्थापना सभी इसी से। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 2 और 3 के बारे में केवल ये वाली शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन सी? साधारण विधायी शक्ति। क्लियर, संसद के बाद दो शक्ति इसमें कह दिया। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चले भाई। आगे चलते हैं भाई। देखो जरा, ठीक है, अच्छा हाँ, साधारण विधेयक। देखो विधेयक कई तरह के होते हैं। डॉट का मतलब यहां पे ये है साधारण विधेयक। जो साधारण विधेयक है ना, इस पे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई मतलब नहीं चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि इस साधारण विधेयक के लिए राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति नहीं चाहिए, परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन अनुच्छेद 3 जो है, अनुच्छेद 3, वो भी एक साधारण विधेयक द्वारा पास किया जाता है संसद के अंदर। लेकिन ये केवल पूरे हमारे संविधान में केवल यही एक साधारण विधेयक ऐसा है जिसका नाम है अनुच्छेद 3। इसमें राष्ट्रपति जी की, हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं, कि पूर्वानुमति चाहिए। देखो मैंने ये बात बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो ये कुछ डिफरेंट है। साधारण बहुमत तो साधारण विधेयक तो हम पढ़ेंगे ही, है ना, तो साधारण विधेयक तो हम पढ़ेंगे ही। तो साधारण विधेयक जो होंगे उसमें कभी भी राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति की बात नहीं की जाएगी। लेकिन अनुच्छेद 3 जो है तो ये भी साधारण विधेयक है। तो मतलब यहाँ पे भी साधारण विधेयक द्वारा ही ये कानून में बदलाव लाया जा सकता है, या यहाँ पर जो अनुच्छेद 3 है इसके बारे में कोई भी चीज़ ऐड करनी है, मतलब गठन करना है किसी का, तो वो साधारण विधेयक लाना पड़ेगा हमें संसद में। उसमें जो है राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति चाहिएगी इस विधेयक के लिए, अनुच्छेद 3 के अंदर। क्लियर, समझ में आया ये? ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 4 में लिखा है कि इसमें मतलब पहलों की बात लिखी है। अनुच्छेद 2 और 3 के बारे में लिखा है। क्या लिखा है जरा मैं बोल रहा हूं, आप सुनिएगा ध्यान से। अनुच्छेद 4 में ऐसा लिखा हुआ है कि भारत की संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के दायरे में जो भी कदम उठाएगी उसे विधि द्वारा किया परिवर्तन कहा जाएगा, संविधान संशोधन द्वारा नहीं। ठीक है, ये बात वैसे मैंने पहले बता दी, लेकिन ये लिखी हुई कहाँ है? तो अनुच्छेद 4 में लिखी हुई है। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 2 में जो भी परिवर्तन होगा उसे क्या माना जाएगा? विधि द्वारा किया गया परिवर्तन, और संविधान संशोधन उसे नहीं माना जाएगा। ये बात कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 4 में लिखी हुई है। क्लियर हो गई? ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, और नेक्स्ट टर्न पे मतलब पहला भाग कंप्लीट हो गया है हमारा 1 से 4 तक के अनुच्छेद। अब बात करेंगे आगे नागरिकता की 5 से 11। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 की, तो उसकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर पे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।